आया होगा, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है। डाइवर्सिटी का मीनिंग होता है वैरायटी या टाइप्स। मीन्स अगर हम कह रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी, तो हम बात करेंगे कि उनकी वैरायटी, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, तो उनकी जो वैरायटीज हैं, किस किस टाइप की वैरायटीज हो सकती हैं उनको किस टाइप से ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है, उनके क्लासिफिकेशन का क्या बेस, क्या आधार रखा गया, ये सब बातें हम इस चैप्टर में करेंगे। ठीक है, तो डाइवर्सिटी का मीनिंग अगर आपसे पूछा जाए तो हम बताएंगे द टोटलिटी या वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। पूरी अर्थ की बात करेंगे हम अगर डाइवर्सिटी टर्म हम यूज कर रहे हैं तो। ठीक है, तो हमारी अर्थ पर प्लांट्स और एनिमल्स की बहुत सारी स्पीसीज हैं जो कि डिफाइंड हो चुकी है, लेकिन कुछ ऐसी स्पीसीज भी हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, या कुछ ऐसी स्पीसीज भी हैं जिनका अभी पता नहीं है। तो हमें इस वाले चैप्टर में हम उन के जो ग्रुप्स बनाए हुए हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो डाइवर्सिटी होती है उसको हम कैसे स्टडी करें। तो अगर हमें स्टडी करना है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, तो हम उसको इंडिविजुअली स्टडी नहीं करेंगे। भाई लाखों स्पीसीज हैं प्लांट्स की, लाखों एनिमल्स की स्पीसीज है, लाखों बैक्टीरिया की स्पीसीज हैं, तो अगर हम उनको इंडिविजुअली अगर लर्न करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेंगे, हम उनको क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे उनका। क्लासिफिकेशन मीन्स हम उनको ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग into groups on basis of similarity and dissimilarity। ठीक है, तो अगर हमें सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के बेसिस पर कुछ जो कैटेगरीज हैं वो बना ली जाए तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन का बेस क्या है, मतलब जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम क्लासिफाई कैसे करें। तो देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी बुक्स पड़ी हैं, अब हमें ढूंढनी है 9th क्लास की साइंस की बुक। 9th क्लास की साइंस की बुक हम ढूंढेंगे तो हमें उन सभी बुक्स को देखना पड़ेगा, मैनुअली चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने उनको क्लासिफाई कर रखा है, मान लीजिए हमने क्लास वाइज ड्रॉअर बना रखे हैं, हर एक क्लास की जो बुक है वो हर एक ड्रॉअर में, तो हम क्या करेंगे 9th क्लास की बुक्स होंगी उनको ही हम सिर्फ देखेंगे। इसके अलावा अगर हमने 9th क्लास की बुक्स को भी सब्जेक्ट वाइज लगा रखा है, जैसे एक साइड एक ड्रॉअर में हमने हिंदी की बुक है, एक ड्रॉअर में इंग्लिश की है, एक ड्रॉअर में साइंस की बुक है, तो हम जाकर सिर्फ उसी ड्रॉअर को चेक करेंगे जिसमें साइंस की बुक है, और हमें हमारा जो हम जिस पब्लिकेशन की हम साइंस की बुक को सर्च कर रहे हैं वो हमें इजीली मिल जाएगी। ठीक है, तो जो क्लासिफिकेशन होता है उसका तरीका होता है, उसको हमें अपने तरीके से अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग करना होता है, ताकि हम प्रिसाइज क्लासिफिकेशन कर सके, ताकि हमें अगर ढूंढना हो किसी ऑर्गेनिज्म को, किसी कैरेक्टर को, तो हमें पूरी डाइवर्सिटी को चेक ना करना पड़े। ठीक है, तो इसका बेस सबसे पहला था वो इंडिविजुअल्स या वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर न्यूक्लियस था या किसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं था। ठीक है, जिनके अंदर न्यूक्लियस था उनको यूकैरियोट बोल दिया गया, जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं था उनको प्रोकैरियोट बोल दिया। कुछ ऐसे थे जो सिंगल सेल के बने थे और कुछ ऐसे थे जो बहुत सारी सेल्स के बने थे। जो बहुत सारी सेल्स के बने थे उनको मल्टी सेलुलर बोल दिया, जो सिंगल सेल के थे उनको यूनिसेलुलर बोल दिया।
ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे थे जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते थे, उनको ऑटोट्रॉफ बोल दिया, और जो अपने फूड के लिए किसी प्लांट या एनिमल पर डिपेंड रहते थे उनको हेटेरोट्रॉफ बोल दिया। ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे अब क्लासिफिकेशन के बेस हो सकते थे, लेकिन मेनली ये तीन थे। ठीक है। एक तो उनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एक उनका न्यूक्लियस की प्रेजेंस और एब्सेंस, और एक उनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है। तो ये जो थे वो मेनली क्लासिफिकेशन का बेस रखा गया। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन में कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे थे जो अर्थ पर सबसे पहले आए थे। अर्थ पर लाइफ जब आई थी तो वो लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स पहले की बात है, जब सिंगल सेल बनी थी, और वो सिंगल सेल कहाँ बनी थी? पानी के अंदर बनी थी। अब कई जो सेल्स थी उन्होंने एग्रीगेट होकर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाए। वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पानी से बाहर आकर रहने लगे, तो जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वो बढ़ती चली गई धीरे धीरे, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? किसी प्रिमिटिव स्टेज से किसी एडवांस स्टेज की तरफ चलना, प्रिमिटिव से एडवांस की तरफ मूवमेंट होना। ठीक है। तो जो इवोल्यूशन होता है, उस इवोल्यूशन के दौरान बहुत सारे चेंजेस होंगे। ये चेंजेस जो होंगे वो एडवांस भी हो सकते थे और वो लो कैटेगरी के भी हो सकते थे। जैसे हम अगर फ्रॉग्स की बात करते हैं, फ्रॉग के जो टैडपोल होते हैं वो फिश जैसे थे, लेकिन जब फ्रॉग अडल्ट हो जाएगा तो वो टेरेस्ट्रियल हो जाएगा, वो पानी के अंदर भी रह सकेगा और अर्थ के अंदर भी अर्थ के ऊपर भी रह सकेगा। जबकि जो टैडपोल होता है वो सिर्फ पानी के अंदर रहेगा, उसके अंदर गिल्स होंगे, फिश की तरह रहेगा वो बिल्कुल। ठीक है। तो धीरे धीरे जो चेंजेस होते हैं उनको उसको बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं इवोल्यूशन। ठीक है। इसके बाद अगर क्लासिफिकेशन हो रहा है तो उस क्लासिफिकेशन के कुछ स्टेप्स होते हैं और उसको बोलते हैं हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। हायरार्की का मतलब होता है एक लैडर या सीढ़ी, जिसमें हम छोटे लेवल से बड़े लेवल तक मूव करते हैं। ठीक है। तो इसमें हम जो 7 ऑर्डर्स की बात करेंगे, 7 टैक्सा की बात करेंगे, और ये 7 टैक्सा जो है वो सीरियल वाइज ही होने चाहिए। सबसे जो बड़ा लेवल होता है वो होता है किंगडम। ठीक है। जो किंगडम होता है, किंगडम सबसे हाईएस्ट ग्रुप होता है, हाईएस्ट लेवल होता है, जिनके अंदर जो सिमिलैरिटीज होंगी वो बहुत ही कम होंगी। किंगडम के बाद सेकंड टैक्सा आता है फाइलम या डिवीजन। डिवीजन प्लांट्स के अंदर और फाइलम एनिमल्स के अंदर। फिर आती है क्लास, उसके बाद ऑर्डर, फिर फैमिली, उसके बाद जीनस, और जीनस के बाद सबसे लास्ट में आती है स्पीसीज। ठीक है। जो स्पीसीज होंगी, स्पीसीज के अंदर क्या होगा? सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी होगी। अब जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे सिमिलैरिटी कम होती चली जाएगी। कई सारी स्पीसीज एग्रीगेट होकर जीनस बनाएंगी, जीनस एग्रीगेट होकर फैमिली बनाएंगी, फैमिली जो होंगी वो कई सारी फैमिलीज एक ऑर्डर बनाएंगी, कुछ फैमिलीज एक अलग से ऑर्डर बनाएंगी, फिर बहुत सारे ऑर्डर्स मिलकर एक क्लास को जनरेट करेंगे, बहुत सारी क्लासेस मिलकर एक फाइलम या डिवीजन बनाएंगी, और कई सारे डिवीजन, सभी डिवीजन्स को एक किंगडम के अंदर रखा जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर की, मतलब किंगडम की, जिनके अंदर जो सिमिलैरिटी है वो बहुत ही कम होगी। सिमिलैरिटी कम होती चली जाएगी अगर हम नीचे से ऊपर जाएंगे, और अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेंगे तो सिमिलैरिटी बढ़ती जाएगी।
जैसे हम मैंगो की वैरायटी की बात करते हैं तो मैंगो की स्पीसीज बहुत ज्यादा है। अब उस मैंगो को हम किंगडम प्लांटी के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो उसके जो फाइलम, क्लास, ऑर्डर वो सब अलग अलग होंगे। अब है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो विटेकर ने दिया था। विटेकर ने 5 किंगडम्स बताए थे। किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। जो किंगडम मोनेरा होगा, मोनेरा के अंदर यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोट्स होंगे, ठीक है। यहां पर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा और ये सिंगल सेल के बने होंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, ठीक है। जबकि प्रोटिस्टा में होंगे तो यूनिसेलुलर, लेकिन अब उनके अंदर न्यूक्लियस आ जाएगा तो ये यूकैरियोट्स होंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होता है हमारा अमीबा। ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है और हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकता है। जबकि इसमें मोस्टली हेटेरोट्रॉफिक होंगे, कोई होंगे जो केमिकल्स को यूज करके अपना फूड प्रिपेयर करेंगे। जबकि फंजाई जो होंगी, फंजाई मल्टी सेलुलर होंगी, सिर्फ ईस्ट को छोड़कर। जो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी फंजाई होती है वो यूनिसेलुलर होती है, बाकी सभी मल्टी सेलुलर और यूकैरियोट्स होती है। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है सेप्रोफिटिक। ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को फीड करेंगी, ठीक है। तो जो फंजाई होंगी वो डिकम्पोजिशन का काम भी करती हैं और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है सेप्रोफिटिक, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 3 किंगडम्स की बात कर ली है, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई। इनके अंदर यूनिसेलुलर होंगे, न्यूक्लियस नहीं होगा। ये भी यूनिसेलुलर ही होंगे लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ये मल्टीसेलुलर होंगे और इनके पास न्यूक्लियस होगा लेकिन इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेप्रोफिटिक होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कर लिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में किंगडम प्लांटी के बारे में बात करेंगे और किंगडम एनिमेलिया के बारे में बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर लेना और अपने साथ साथ नोट्स बनाते रहना ताकि आपको रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू।